हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर आपका जो फाउंडेशन कोर्स है इसके अंतर्गत जो पेपर फर्स्ट है हिंदी, इसके जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी की भारी मात्रा में कमेंट्स आ रहे थे कि आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर ही दिए हैं, अब जो है वो आपको एमसीक्यूज चाहिए। तो आज मैं आपको हर एक टाइप के जो है वो एमसीक्यूज लेके आई हूँ। टोटल मैं आपको 30 से 40 एमसीक्यूज बताऊंगी, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको एमसीक्यूज जो है वो बताने वाली हूँ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले यदि आपने फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत और भी जो पेपर के एमसीक्यूज आपने चेक नहीं किए हैं तो चेक कर लीजिएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश, सभी के जो है वो आपको चैनल पर जो है वो एमसीक्यूज मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए। तो आज का जो वीडियो है वो बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फाउंडेशन जो आपका कोर्स होता है, आधार जो आपका पाठ्यक्रम होता है, वो सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट का सेम ही होता है। इसलिए आज के जो एमसीक्यूज हैं वो सभी के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे आप बीए के हो, चाहे आप बीएससी के हो, या फिर आप बीकॉम के ही क्यों ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप बीएससी को देख के घबराइएगा मत, थर्ड ईयर के बीए बीएससी बीकॉम सभी के स्टूडेंट के लिए ये जो एमसीक्यूज हैं वो हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं और यहाँ से आपको आपके एग्जाम में एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। सो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो आपका पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट ही आपका हिंदी का होता है। पहले इसको हिंदी भाषा कहा जाता था, इस बार आपका जो है वो सिलेबस के अंतर्गत न केवल सिलेबस चेंज किया है बल्कि जो है वो पेपर का नाम भी बदल दिया है। इस बार आपका पेपर फर्स्ट जो हिंदी है इसका नाम रख दिया है हिंदी भाषा और संस्कृति। इसका सिलेबस जरूर आप चेक कर लीजिएगा, न्यू और ऑथेंटिक जो सिलेबस है वो भी मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक शो हो रही है, ठीक है। तो सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसका सिलेबस चेंज हो गया है और मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं सभी को देख लेते हैं और मैं आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है ये है, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित हुए थे। तो जो आपके पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, ये जो है वो महात्मा गांधी जी के जो दर्शन है उनसे जो है वो प्रभावित हुए थे। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और काफी सारी डिटेल्स में आपको लेकर भी आई हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, और जहां पर आपको डिटेल की जरूरत नहीं होगी वहां पर हम सिंपल से जो है वो क्वेश्चन के आंसर देखकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित हुए थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, काफी सारे स्टूडेंट नेहरू जी कहते हैं लेकिन नेहरू जी इसका गलत आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। और याद रखिएगा बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको आंसर बताऊंगी, सो घबराइएगा मत, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र किन कवियों में अग्रणीय रहे हैं, यानी किससे रिलेटेड है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी। क्या समाजवाद से रिलेटेड है, क्या आदर्शवादियों में से रिलेटेड है, क्या समझौतावादियों में से रिलेटेड है, या फिर मानववादी हैं। तो जो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं ये मानवतावादी कवि हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म वगैरह आपको सभी कुछ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इनका जन्म 1913 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म होशंगाबाद जिले के टिकरिया गांव में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी होशंगाबाद अकेला भी आ जाता है, तो होशंगाबाद जिले के, और जिला कौन सा, टिकरिया गांव, ठीक है। होशंगाबाद जिले के टिकरिया गांव में हुआ था, जिला होशंगाबाद है और गांव टिकरिया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1985 में, ठीक है। टोटल यदि हम इनकी एज की बात करें तो इनकी 72 यानी 72 इनकी वर्ष में जो है वो पूरी की पूरी आयु हो गई थी, इन्होंने अपना जीवन जी लिया था 72 वर्ष की आयु में। इसके बाद 1975 में
1985 में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनका जन्म 1913 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1985 में हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका। और इनका जन्म जो है वो जिला होशंगाबाद में और टिकरिया गांव में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र जी किस पत्रिका का संपादन करते थे? यानी मिश्र जी की जो पत्रिका थी वो कौन सी पत्रिका का संपादन वो करते थे? तो इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है कल्पना। कल्पना पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी की पत्रिका है जिसका वह जो है वो संपादन करते थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो मिश्र जी हैं इन्होंने कहाँ तक अपनी एजुकेशन, अपनी जो है वो स्टडी यानी पढ़ाई की थी? तो जो मिश्र जी हैं इन्होंने BA तक जो है वो इनकी पढ़ाई इन्होंने की थी। याद रखिएगा, ये भी इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद सतपुड़ा के जंगल, जैसा कि आपका पहला ही चैप्टर है सतपुड़ा के जंगल, तो यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही। तो पहला क्वेश्चन बनता है सतपुड़ा के जंगल से कि सतपुड़ा के जो घने जंगल होते हैं इनके रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, जिनसे रिलेटेड मैंने आपको जस्ट ऊपर क्वेश्चन बताया। और ये जो है वो सतपुड़ा के घने जंगल जो आपका चैप्टर दिया गया है इसके रचयिता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, ये सब कर देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा याद रखना है MP, मध्य प्रदेश में जो है वो सतपुड़ा के घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ से 2-3 पॉइंट और भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं सतपुड़ा के घने जंगल, याद रखिएगा। सेपरेट क्वेश्चन पूछे कि किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वहां पे आप लगाएंगे मध्य प्रदेश। और इसके अलावा भी आपको कंफ्यूज करेगा, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं सतपुड़ा के घने जंगल, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में अरुणाचल प्रदेश में घने जंगल देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में जो है वो घने जंगल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो आपका है वो मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, तो ये 3 से 4 पॉइंट सतपुड़ा के घने जंगल के अंतर्गत आप याद रखेंगे। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किससे भरे हुए होते हैं? तो सतपुड़ा के घने जंगल, यहाँ से आपको जो है वो ऑप्शंस में कंफ्यूज करेगा, पक्षी दे देगा, अजगर दे देगा, और भी डिफरेंट टाइप के आपके 4 ऑप्शन बना देगा। तो याद रखिएगा, ये जो आपका चैप्टर है इसमें बताया गया है कि सतपुड़ा के जो घने जंगल होते हैं ये अजगर, जो सांप होते हैं, अजगरों से भरे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किसको सहन करते हैं? तो सतपुड़ा के जो घने जंगल होते हैं ये आंधी, तूफान, इन सबको जो है वो सहन करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, आगे मैं शायद आपको लेकर भी आई हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सतपुड़ा के घने जंगल हैं ये किस टाइप के दिखते हैं। तो जब आप सोते हैं और सोते टाइम जो उबासियाँ लेते हैं, तो उबासियाँ लेते टाइम जो आपका फेस बनता है उस टाइप के सतपुड़ा के घने जंगल जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, इतने घने होते हैं कि जो उबासियाँ लेते हैं आप, उबासियाँ टाइप दिखाई देते हैं सतपुड़ा के घने जंगल। और ये क्वेश्चन जो है वो टकराया हुआ था चैप्टर के अंतर्गत, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के वनों में किस जाति के लोग बाग निवास करते हैं? तो जाति से क्वेश्चन बने तो गोंड जाति, याद रखिएगा। गोंड जाति के जो लोग बाग हैं ये सतपुड़ा के वनों के, सतपुड़ा के जो वन होते हैं उसमें निवास करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं और कहाँ पे जो है वो स्थित हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थित कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आए कि सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं, तो सतपुड़ा के जो घने जंगल हैं वो नींद में डूबे हुए हैं।
ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल अपने घनेपन के कारण कैसे दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब आप सोते हैं तो सोते टाइम जो आप उबासियाँ लेते हैं कुछ उस टाइप के जो है वो दिखाई देते हैं सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी कहानी। यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है कि वापसी कहानी जो है वो उसके कहानीकार कौन है। तो वापसी जो कहानी है इसके कहानीकार हैं उषा प्रियवंदा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जितने भी आपके 6 से 7 इनफैक्ट 8 चैप्टर दिए गए हैं, 8 ही चैप्टर के कहानीकार, रचनाकार जो जो कहानी को लिखते हैं उनके नाम आपको जो है वो कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको सतपुड़ा के घने जंगल में बताया। सेकंड जो आपका चैप्टर है वापसी, इसके जो है वो कहानीकार है उषा प्रियवंदा, सभी के कर लीजिएगा। काफ़ी सारे चैप्टर के तो मैं आपके लिए लेकर भी आई हूँ, और जो जो मैंने आपको छोड़ दिए होंगे उनके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वापसी कहानी के कहानीकार हैं उषा प्रियवंदा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी कहानी किसका चित्रण करती है। तो वापसी जो कहानी है ये पारिवारिक जो घटना है उसका वर्णन करती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो वापसी कहानी है ये मानवीय संबंध को उजागर भी करती है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिकता ने हमें कैसा बना दिया है। तो वापसी कहानी के अंतर्गत ही आता है ये क्वेश्चन भी आपका कि आधुनिकता ने हमें कैसा बना दिया है। तो आधुनिकता ने, बढ़ती जनरेशन ने हमें स्वार्थी और मानवताहीन बना दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन वाकई में कहीं ना कहीं सही है। आधुनिकता के कारण लोग बाग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और उनमें मानवता कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त भी हो गई है। देखा जाए तो मानवता बिल्कुल भी नहीं बची है आजकल के लोगों के अंतर्गत। तो आधुनिकता ने हमें स्वार्थी और मानवताहीन बना दिया है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस विभाग में कार्य करते थे। तो यहाँ पे जो वापसी कहानी है इसमें जो गजाधर बाबू हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के चांस है आपके, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से मैंने देखे थे आपके अनसोल्ड में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वापसी कहानी होती है इसमें जो गजाधर बाबू होते हैं, गजाधर बाबू ये जो है वो रेलवे विभाग में कार्य करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट और बता देती हूँ कि ये जो गजाधर बाबू हैं, सबसे पहली बात, इनको बेसन के लड्डू बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, इस कहानी के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा गजाधर बाबू का जो संपूर्ण जीवन है वो नौकरी, रेलवे में वो नौकरी करते थे, तो इसके कारण उनका संपूर्ण जीवन घर के बाहर निकला था। ठीक है, याद रखिएगा, घर में नहीं रहते थे, वो घर के बाहर रहते थे और उनका पूरा जीवन जो है वो घर के बाहर ही बीता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गजाधर बाबू से आप याद रखेंगे कि जो गजाधर बाबू हैं इनको जीवन से समस्त जो दुख हैं वो प्राप्त हुए थे, यानी कई प्रकार की पीड़ाएं इन्होंने झेली थी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट ये आप याद रखिएगा, गजाधर बाबू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी कहानी किस परिवार से संबंधित है। किस परिवार से संबंधित है, इसमें जो पारिवारिक घटनाएं वो किस टाइप की है। सो इसका करेक्ट आंसर है मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय जो फैमिली है, मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसका चित्रण जो है वो किया गया है वापसी कहानी के अंतर्गत। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है। आखिरकार ये जो उषा प्रियवंदा की वापसी कहानी है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आंतरिक वैमनस्यता को उभारना, यानी जो दुश्मनी है, लोग बागों के अंदर दुश्मनी होती है, परिवार में भी लोग बागों के अंतर्गत जो दुश्मनी होती है उसको कहीं ना कहीं दुश्मनी के बारे में बताते हैं। वापसी कहानी के जो चित्रण दिए होते हैं उसमें जो पात्र दिए होते हैं वो दुश्मनी के बारे में बताते हैं और दुश्मनी के जो भाव हैं उनको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आंतरिक जो वैमनस्यता होती है उसको उभारना वापसी कहानी का मुख्य उद्देश्य, याद रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी कहानी में
किस तरह के शब्दों का प्रयोग कहानीकार ने किया है। तो ये जो कहानी है इसमें घरेलू शब्दों का यूज किया है कहानीकार में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से आपका कि ये जो वापसी कहानी है इसमें विदेशी भाषा के अंतर्गत किस विदेशी भाषा का यूज किया है कहानीकार ने। तो वापसी कहानी में विदेशी भाषा की यदि हम बात करें तो विदेशी भाषा में अंग्रेजी भाषा का यूज किया है कहानीकार में। और यदि हम बात करें शब्दों की तो शब्दों में कहानीकार ने घरेलू भाषा का यूज किया है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी कहानी दो पीढ़ियों की किस पर आधारित है। तो दो जो जनरेशन होती है, दो जो पीढ़ियां होती हैं, इनके अंतः द्वंद्व पर आधारित है पूरी की पूरी आपकी वापसी कहानी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया वापसी कहानी के अंतर्गत आने वाले आपके जो है वो सारे एमसीक्यूज। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आपका स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से आपका बनता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें कहाँ हुआ था तो इनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें इनकी डेथ की, इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए स्वामी विवेकानंद जी के जन्म से रिलेटेड, ठीक है, और मृत्यु से रिलेटेड। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने कितना लंबा भाषण दिया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है आपका कि शिकागो जो व्याख्यान है इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कितना लंबा भाषण जो है वो दिया था। तो 200 शब्द लंबा भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो शिकागो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना व्याख्यान दिया था। ये क्यों प्रसिद्ध है या इसमें क्या जो है वो जिसके कारण शिकागो प्रसिद्ध है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे और ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैं आंसर चेक करूंगी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो व्याख्यान के अनुसार शून्य की तुलना किससे की गई थी। तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने है इन्होंने अपने शिकागो व्याख्यान में शून्य यानी जीरो की तुलना अनंत ब्रह्मांड से की थी। ठीक है, अनंत ब्रह्मांड से इन्होंने जीरो की तुलना की थी अपने शिकागो व्याख्यान में, शून्य की तुलना की थी अनंत ब्रह्मांड से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मांड की तुलना किससे की। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एक ही हैं। देखो यहाँ पे आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा घुमाते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मांड की तुलना या अनंत ब्रह्मांड की तुलना शून्य से की थी, जीरो से की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद जी का वाक्य, प्रसिद्ध वाक्य क्या था जिससे वे लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को अभिप्रेरणा देते थे। तो उनका जो मोटिवेशन वाला वाक्य था वो था उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। ये स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य था और काफी प्रसिद्ध जो है वो वाक्य था जिससे लोग बाग जो है वो अभिप्रेरित होते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो व्याख्यान है इसके अनुसार हमें किसका सम्मान करना चाहिए। तो इसके जो स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो व्याख्यान है इसके अंतर्गत उन्होंने प्रकृति का, भूमि का, धरती का, धरातल का, धराधाम का, सभी जो वर्ड है वो अलग अलग है, बात एक ही है, धरती, धराधाम, प्रकृति, धरातल, इसका जो है वो क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, पूरी टोटल बात प्रकृति पर आधारित है, धरती पर आधारित है, और कई बार जो धरती है इसको धरती माँ करके भी लिखा गया है, तो वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने शिकागो व्याख्यान में कहा है कि हमें जो है वो धरती का जो है वो प्रकृति के अंतर्गत धरती का, भूमि का, धरातल का जो है वो सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसी पर हम जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और एक दिन इसी पर ही मर जाते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था अपने शिकागो व्याख्यान के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता है उसे क्या प्राप्त होता है, तो उसे जो है वो अमृतत्व प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तो शिकागो व्याख्यान के अनुसार, अच्छा क्वेश्चन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो है वो उत्पत्ति हुई थी। और ब्रह्मांड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया, जीरो की तुलना की गई है अनंत ब्रह्मांड से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर भी आपका स्टार्ट हो गया है, आंगन का पंछी, ठीक है। तो आंगन का पंछी जो है वो इसके रचयिता कौन है, आंगन का पक्षी, सबसे पहली बात ये जो है वो एक टाइप का आपका निबंध है, और इसके जो है वो रचयिता श्री विद्यानिवास मिश्र जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यह निबंध एक विधा से जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो एक विधा है क्या, आंगन के पंछी, और निबंध विधा है आंगन का पंछी, और इसके रचयिता हैं श्री विद्यानिवास मिश्र जी, याद रखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यानिवास जी का जन्म, तो विद्यानिवास जी का जन्म हुआ था 14 जनवरी 1926 में, और इनकी डेथ हो गई थी 14 फरवरी 2005 में, ठीक है। यदि हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था, और यदि हम गांव की बात करें तो पकड़डीहा एक गांव है, पकड़डीहा जो कि गोरखपुर के अंतर्गत ही आता है। विद्यानिवास जी का जन्म पकड़डीहा गांव में हुआ था, ठीक है, जो कि गोरखपुर के अंतर्गत आता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विद्यानिवास मिश्र जी हैं वो किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सो विद्यानिवास मिश्र जी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय एवं काशी विद्यापीठ, ये दोनों अलग अलग हैं, जो संस्कृत विश्वविद्यालय ये अलग है और काशी विद्यापीठ ये अलग है, इन दोनों के जो है वो कुलपति रह चुके हैं कौन, मिश्र जी, यानी विद्यानिवास मिश्र जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र जी किस समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, तो इनका यदि इनका जो है वो समाचार पत्र से भी रिलेटेड नाम जुड़ता है, जैसे कि नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स जो समाचार पत्र है इसके संपादक रह चुके हैं विद्यानिवास मिश्र जी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो आंगन का पंछी है इसके अंतर्गत गोरैया जो चिड़िया है इसकी जो है वो वर्णन कहा गया है, ठीक है, यानी जो गोरैया जो चिड़िया है इसके बारे में बात की गई है आंगन के पंछी में, ठीक है। तो इसके तो गोरैया से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि गांव में कहा जाता है कि जिस गांव में गोरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है वह गांव डैश हो जाता है। तो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जिस गांव में गोरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है तो वो गांव जो है वो उजड़ जाता है, उसी को हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं निर्वश हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिंदी में कहा जाता है निर्वस, और अपनी खड़ी लैंग्वेज में, घरेलू लैंग्वेज में हम बात करें तो जिस गांव में गोरैया घोंसला नहीं रखती है वह गांव उजड़ जाता है, यानी निर्वस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरैया को मारना क्या समझा गया है आंगन के पंछी के अंतर्गत, तो गोरैया को मारना एक महापाप होता है, ऐसा विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा आंगन के पंछी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र जी के साहित्य की डैश विधा के सृजनकार हैं, मिश्र जी किस साहित्य विधा के रचनाकार हैं, तो ये जो है वो ललित निबंध के सृजनकार हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है, और महात्मा गांधी जो है वो ये भी अपना एक एमसीक्यूज लेकर आते हैं, ठीक है। तो एक एमसीक्यूज यहाँ से बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में जो है वो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा किसने दी थी, तो ये जो प्रेरणा दी थी धायरंभा कैरेक्टर है, इसने जो है वो गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा दी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना जीवन किस मार्ग पर चलाया, तो गांधी जी ने अपना जीवन हमेशा और हमेशा ऑलवेज सत्य यानी ट्रू के मार्ग पर, ट्रू के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर गांधी जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन चलाया था, ठीक है।
तो सत्य वर्ड याद रखिएगा, गांधी जी से रिलेटेड कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किस भाषा को सीखने में रस आया? तो गांधी जी को जो आनंद होता था वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सीखने में गांधी जी को बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती थी, यानी उनको संस्कृत भाषा बहुत अच्छी लगती थी। तो यही क्वेश्चन है कि किस भाषा को सीखने में गांधी जी को रस आता था, यानी आनंद की अनुभूति होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी के द्वारा खरीदी गई किस पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रवण पितृ भक्ति नाटक। श्रवण पितृ भक्ति नाटक ये एक पुस्तक थी जो कि बचपन में इनके जो पिताजी हैं इन्होंने खरीदी थी, और इसकी जो है वो श्रवण पितृ भक्ति जो नाटक है इसकी जो दृष्टि है वही पूरी की पूरी दृष्टि गांधी जी के जीवन में पड़ी थी। ठीक है, और बचपन में भी पड़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन का प्राण तत्व क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने सत्य के रास्ते पे अपना पूरा जीवन गुजारा था। तो इनके अनुसार हमारा जो जीवन है इसका प्राण तत्व सत्य ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्य का प्रयोग पुस्तक का नाम क्या रखा था? गांधी जी ने अपनी पुस्तक भी लॉन्च की थी, याद रखिएगा, और वो जो सत्य का प्रयोग पुस्तक है इसका नाम इन्होंने आत्मकथा रखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सत्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला व्यावहारिक होता है और दूसरा वास्तविक होता है। ये 2 टाइप के सत्य होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का निर्धन, जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं था ऊपर, ओनली जन्म के बारे में बताया था। तो गांधी जी का निर्धन हुआ था 30 जनवरी 1948 में, 1948 में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं इन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये हुए गांधी जी जो चैप्टर है महात्मा गांधी, इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हर एक टाइप के एमसीक्यूज मैंने आपको ऐड किए हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से आपका धर्म से स्टार्ट हो जाता है। धर्म से रिलेटेड अलग अलग धर्म दिए गए हैं, जिसमें आपके इसके जो हिंदी के मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए हैं, सो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वहीं से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पूछे गए थे, और इससे पहले जब मैंने आपको दिए थे, कंटिन्यू 2-3 साल से मैं आपको दे रही हूँ, और काफी सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट भी बताते हैं और कहते भी ये नीचे कमेंट करके कि सारे क्वेश्चन जो है वो उन्हीं में से बनते हैं। सो इस बार के जो न्यू सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, सो चेक कर लीजिएगा। ना केवल हिंदी के बल्कि सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल न्यू कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। काफ़ी सारी पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ आज का ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसका भी आपको जो है वो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, सो टेलीग्राम जरूर जाकर आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है वो लास्ट चैप्टर है आपका धर्म से रिलेटेड। इसके अलावा एंड में मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन जो है वो व्याकरण से रिलेटेड भी ऐड किए हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो धर्म से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन है, सत्य, अहिंसा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, क्षमा किस धर्म में विशेष महत्व है? यानी ये जो मैंने आपको 5 से 6 जो वर्ड बताए हैं, सत्य, अहिंसा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और क्षमा, ये सभी जो है वो किस धर्म में विशेष रूप से इनका महत्व है? सो इसका करेक्ट आंसर है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सत्य का, अहिंसा का, श्रद्धा का, विश्वास का, प्रेम का, क्षमा का, इन सभी का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जो हिंदू धर्म है वो सवा को कैसा गुण मानता है? सो देवीय जो गुण है वो हिंदू धर्म मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार श्रद्धा का क्या आशय है? तो इसका आशय, जो श्रद्धा का आशय है हिंदू धर्म के अनुसार, वो आदर है,
विश्वास है और निष्ठा है। ये तीनों के तीनों अर्थ डिनोट करता है हिंदू धर्म के अनुसार श्रद्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म से रिलेटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपका बनता है कि जैन धर्म के अंतर्गत कितने महाव्रत होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतर्गत कितने महाव्रत होते हैं। तो इसका आंसर है 5। जैन धर्म के अंतर्गत कौन से महाव्रत होते हैं और कितने होते हैं। तो 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आस्ते, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचार्य। ये 5 जो है वो महाव्रत होते हैं जो कि जैन धर्म में होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जैन के अंतर्गत शाकाहार को जो है वो अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं और निजी स्वार्थ के संग्रह को क्या कहा जाता है। सो वस्तुओं और निजी स्वार्थ के संग्रह को परिग्रह कहा जाता है। ठीक है, अपरिग्रह भी ऑप्शन में होगा, लेकिन अपरिग्रह मत लगाइएगा। वस्तुओं के निजी स्वार्थ के संग्रह को परिग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांत किस धर्म में आता है। तो पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में किसका महत्व माना गया है। सो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य जो कि मानवतावादी दृष्टिकोण प्रतीत करते हैं, 4 आर्य सत्य जो कि मानवतावादी दृष्टिकोण प्रतीत करते हैं, इनका जो महत्व है वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत माना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म ने दुख निरोध के 4 मार्ग बताए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिख धर्म से रिलेटेड, सिख धर्म के कितने संप्रदाय होते हैं। सिख धर्म के बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, अनेक संप्रदाय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक जी के द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य क्या होता है। तो जो पंजाबियों में होता है सिख धर्म, इसी में ही होता है लंगर, और लंगर का मुख्य उद्देश्य होता है इक्वलिटी यानी समानता, मातृभाव और नर्मता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसीही धर्म के प्रवर्तक कौन है। मसीही धर्म के प्रवर्तक हैं प्रभु ईश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसीही धर्म में क्या महत्वपूर्ण होता है। सो इस धर्म में नैतिकता को इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म में महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है। तो इस्लाम धर्म जो कि मुस्लिम से रिलेटेड होता है, इसमें नमाज, रोज़ा, हज, इनको जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, या फिर कहा जाए तो महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में व्याकरण से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहली बात, वेद कितने टाइप के वेद होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, और एक और 4 टाइप के वेद होते हैं आपके जो है वो ऋग्वेद। ठीक है, ये 4 टाइप के वेद होते हैं आपके जो है वो प्राचीन वेद होते हैं। ठीक है, यदि हम एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है वेद से रिलेटेड कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है। तो सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद होता है। ठीक है, 4 वेद जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद होते हैं। इनमें सबसे पुराना वेद, इनमें सबसे प्राचीन वेद होता है आपका ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाक्य से रिलेटेड, वाक्य का निर्माण किससे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वाक्य का निर्माण होता है शब्दों से, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति समाधि, योग समाधि एवं ज्ञान समाधि किसके प्रकार होते हैं। तो ये जो सारे टाइप्स होते हैं समाधि से रिलेटेड, ये अध्यात्म के जो है वो प्रकार होते हैं, अध्यात्म के जो है वो टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो ये हुए आपके हिंदी के अंतर्गत सारे के सारे एमसीक्यू जो कि मैंने आपको अलग अलग बुक्स से जो है वो ढूंढ के लिखे थे। आई होप आपको जो है वो सारे क्लियर हुए होंगे और यहाँ से आपके एमसीक्यूज जो है वो आउट ऑफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अलग अलग तरीके से जो है वो ढूंढ के लिखे थे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के सेपरेट मैंने आपको एमसीक्यूज बताए। आई होप आपको जो है वो क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।